Good morning, friends. First May 2012. 21 May 2012 को सेबी ने अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन 2002 सॉरी 21 मई 2012 को एक नई रेगुलेशन आ गई, सेबी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन 2012, और इसने रिपील कर दिया सेबी वेंचर फंड रेगुलेशन 1996 को। तो अब ये जो वेंचर फंड रेगुलेशन है ये रिपील हो गई और इसकी जगह आ गई अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन। तो वे बहुत बड़ा चेंज किया और इस चेंज करने में 3 कैटेगरी की अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड शुरू हो गई। ओके, तो जैसे कि आपको पता है कि इन द लास्ट 2 years यानी 2013 एंड 2014 देयर वर लॉट ऑफ चेंज। पूरा जो है सिक्योरिटी मार्केट का रेगुलेटरी नेटवर्क पूरा ही बदल दिया गया। तो ये सेबी इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन 2012 आई। ओके, तो हमारा जो चैप्टर है वेंचर कैपिटल वाला, उस वेंचर कैपिटल को अब हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड प्लस वेंचर कैपिटल। ओके, तो वेंचर कैपिटल जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है कि न्यू वेंचर्स को प्रमोट करता था, लेकिन अब वो वेंचर फंड ना कहला के जितने वेंचर फंड थे उन सबको रेगुलेट कर रहा है सेबी। किसके द्वारा? सेबी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन 2012 का। ओके, तो इस चैप्टर में अब हम क्या समझेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ, तो हम आपको बताएंगे और आप समझेंगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। कि ये इन्वेस्टमेंट होता क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे रेगुलेट होता है, कितना मिनिमम फंड होना चाहिए, कैसे इसका रजिस्ट्रेशन होता है, जो एग्जिस्टिंग वेंचर कैपिटल फंड्स है उनका क्या होगा, कितने मेंबर्स हो सकते हैं, कितने मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं, क्या कंपोजिशन होगा, किस तरह इनका फंड इन्वेस्ट होगा, ये सारी चीजें हमें सीखनी है। तो हमें सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ओके, उसके अलावा ये किस तरह रेगुलेट होता है, तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड
रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, उसके बाद में हम समझेंगे एंजल फंड, उसके बाद में समझेंगे टाइप ऑफ AIF, कितनी टाइप के ये कैटेगरी के अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड हैं। उसके बाद में सुनेंगे, शुरू करेंगे कैसे ये स्टार्ट होते हैं और कैसे ये बाइंड अप होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड गेन करते हैं कि ये होते क्या है। तो व्हाट इज, हमें समझना है क्या होते हैं अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ओके, तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या है? दिस इज प्राइवेट पूल ऑफ कैपिटल, दीज आर प्राइवेट पूल ऑफ कैपिटल, प्राइवेट लोग, हाई नेटवर्थ के लोग, ओके, प्राइवेट पूल ऑफ कब, जिसको हम कहेंगे AIF, ये हो सकते हैं ट्रस्ट, ये हो सकते हैं कंपनी, ट्रस्ट हो सकते हैं, कंपनी हो सकते हैं, उसके अलावा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो सकती है। ओके, लेकिन क्या नहीं होंगे, बट नॉट कवर, इसके अंदर जो म्यूचुअल फंड है, एंड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है, ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड नहीं। तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होंगे? अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड प्राइवेट पूल ऑफ कैपिटल है, जो ट्रस्ट के रूप में हो सकती है, कंपनी हो सकती है और LLP हो सकती है। लेकिन म्यूचुअल फंड और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड नहीं कहलाएंगे, म्यूचुअल फंड ही कहलाएंगे और कलेक्टिव स्कीम ही कहलाएंगे। ओके, कितनी तरह के ये हो सकते हैं? ओके, कितनी तरह के ये हो सकते हैं, यानी क्या कौन से इसमें कवर्ड है और कौन कौन से फंड इसमें कवर नहीं है। तो इसके अंदर कौन कौन से फंड कवर्ड है और कौन कौन से नॉट कवर्ड, ये हम समझेंगे। क्या क्या कवर है और क्या क्या इसमें कवर नहीं होता। इसमें कवर होता है सोशल वेंचर कैपिटल फंड, सोशल वेंचर कैपिटल फंड, सोशल काम के लिए जो वेंचर कैपिटल फंड है, सोशल प्रोजेक्ट्स के लिए, वो सब अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में कवर होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर वेंचर कैपिटल फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर वेंचर कैपिटल फंड भी इसमें कवर होते हैं। ओके, बाकी वेंचर कैपिटल फंड, नॉर्मल वेंचर कैपिटल फंड जो है अभी तक जो रेगुलेट होते थे 1996 से, वेंचर कैपिटल
फंड रेगुलेशन 1996 से, वो सारे वेंचर कैपिटल फंड इसमें कवर होते हैं। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को फाइनेंस करने के लिए जो वेंचर कैपिटल फंड और किसी भी नाम से जो भी फंड होते हैं, एसएमई फंड, वो सब इसके अंदर कवर होते हैं। ओके, उसके अलावा क्या क्या कवर होते हैं, ये नॉट कवर्ड हम बाद में, पहले कवर्ड में ही देखते हैं। उसके अलावा प्राइवेट इक्विटी फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड इसमें कवर होते हैं। डेथ फंड्स, वो सब भी इसमें कवर होते हैं। इस वाली रेगुलेशन में वो भी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। ओके, नेक्स्ट इज हेज फंड। हेज फंड्स जो होते हैं फॉर पर्पज ऑफ द हेजिंग, जिससे कि यदि हम कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए यदि हम पहले से ही सौदा करके रखते हैं तो जो रेट की फ्लक्चुएशन है उससे हम फ्री हो सकते हैं। ओपन एंडेड फंड, हेज फंड ओपन एंडेड, ओके। ट्रेडिंग फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, ये सारे जो फंड्स हैं दे आर कवर्ड अंडर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड और इस रेगुलेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये सारे फंड्स अभी तक चल रहे थे, तो इन सबको रेगुलेट करने के लिए, इन सबको टू रेगुलेट, ये जो स्कीम आई टू रेगुलेट अनरजिस्टर्ड एंटिटीज working as these funds। तो जो भी अनरजिस्टर्ड एंटिटी थी, जो भी वर्क कर रही थी एज दीज फंड्स, और उन सबको रेगुलेट करने के लिए, ओके। अब ये जो AIFF की जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट ऐसा किया कि इसमें ज्यादा से ज्यादा एक AIF में 1000 मेंबर से ज्यादा नहीं हो सकते, 1000 मेंबर से ज्यादा नहीं हो सकते। इसकी रेस्ट्रिक्शंस लगाई, सबसे इंपॉर्टेंट, ओके। यानी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ज्यादा से ज्यादा 1000 मेंबर से फंड कलेक्ट कर सकता है या फंड रेज कर सकता है। ओके, साथ ही साथ जो ओल्ड वेंचर कैपिटल फंड रेगुलेशन 1996, जिन प्राइवेट इक्विटी
फंड, रियल एस्टेट फंड्स, जो भी प्राइवेट इक्विटी फंड, रियल एस्टेट फंड्स एटसेट्रा को रेगुलेट करती थी, वो सब भी अब कवर किसके अंदर होंगे? AIF के लिए, क्योंकि ये तो रिपील हो गया। इसकी जगह जो भी इससे रेगुलेट होते थे सब इससे रेगुलेट होंगे। ओके, तो अब हमने ये समझा कि कौन कौन से कवर होंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं कौन कौन इसमें कवर नहीं होंगे। उसके बाद हम समझेंगे कैसे ये फंड रेज कर सकते हैं, है ना, कितने मेंबर से कर सकते हैं, वो आपको मैंने बताया। 1000 मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं। तो अब हम समझते हैं नॉन कवर्ड। हाँ जी, तो अब हम इसमें समझते हैं नॉट कवर्ड। कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस, कौन कौन से फंड हैं जो इसके अंदर नॉट कवर्ड और यू कैन से एक्सक्लूडेड, जो एक्सक्लूड किए गए हैं। सबसे पहला जो फैमिली ट्रस्ट है, आपने पढ़ी होगी इनकम टैक्स के अंदर लोग अब फैमिली ट्रस्ट बना देते हैं। ठीक है, तो जो फैमिली ट्रस्ट है, फैमिली के पैसे हैं वो ट्रस्ट में है, या एम्प्लॉयज के हैं, ESOP ट्रस्ट, ये सब इसमें नहीं कवर होंगे। फैमिली ट्रस्ट, ESOP ट्रस्ट, एम्प्लॉय, वेलफेयर ट्रस्ट, फैमिली ट्रस्ट, ESOP ट्रस्ट, एम्प्लॉय, वेलफेयर ट्रस्ट। उसके अलावा जो होल्डिंग कंपनी है, सेक्शन 246 ऑफ कंपनीज एक्ट, होल्डिंग कंपनी। उसके अलावा किसी के पर्पज के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल है, स्पेशल पर्पज फंड कुछ इकट्ठे किए जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उस कामों के लिए, ये स्पेशल पर्पज व्हीकल इसके अंदर नहीं आएंगे। उसके अलावा जो सिक्योरिटाइजेशन एक्ट है, सिक्योरिटाइजेशन एक्ट, सरफेस आई, इसके अंदर जो भी फंड है that will not be covered in alternative investment fund. ओके, उसके अलावा अदर फंड्स, कोई भी ऐसा फंड, एनी अदर फंड्स regulated by any other specific गवर्नमेंट रेगुलेशंस, कोई भी फंड जिसके लिए सेपरेट रेगुलेशन अलग से बनाई गई है, वो सब इसके अंदर कवर नहीं होते। ओके, तो ये वाले जो ट्रस्ट हैं, फैमिली ट्रस्ट है, ESOP है, एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट है, होल्डिंग कंपनी है, ये सब इसके अंदर कवर नहीं होंगे। ओके, ना तो फैमिली ट्रस्ट कवर होगा, ना तो इसके अंदर फैमिली ट्रस्ट कवर होगा, ना ESOP ट्रस्ट कवर होगा, ना एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट कवर होगा, ना होल्डिंग कंपनी कवर होगी। स्पेशल पर्पज व्हीकल्स जो बनाए जाते हैं फॉर फंड कलेक्टेड ओनली फॉर टू बी स्पेंड फॉर द स्पेसिफिक पर्पज, वो भी नहीं होंगे। जो सिक्योरिटाइजेशन के लिए फंड है, या
any other fund other fund which is regulated by any specific government regulations, these funds will not be covered under this SEBI Alternative Investment Fund. ओके, तो जैसा हमने बताया इसका पर्पज क्या था। पर्पज, इस रेगुलेशन का पर्पज ये था कि बहुत सारी फील्ड्स के अंदर बहुत सी अनरजिस्टर्ड एंटिटी काम कर रही थी, उन सबको रेगुलेट करने के लिए ये वाली रेगुलेशंस गवर्नमेंट लाई। तो ये जो रेगुलेशंस हैं आज 2015 तक काफी चेंजेज आ चुके हैं, इनमें चेंजेज आ चुके हैं, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में भी चेंजेज आ चुके हैं। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए मैं अभी आपको बताता हूं, जैसा कि पहले भी बता चुका हूं, इसमें नॉट मोर देन 1000 मेंबर्स, 1000 मेंबर से ज्यादा से आप पैसा कलेक्ट नहीं कर सकते इस अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर। ओके, अब ये जो AIF है, हाउ AIF कैसे फंड रेज कर सकती है? AIF कैन रेज फंड्स by way of private placement, ये प्राइवेट प्लेसमेंट से भी फंड कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी तरह का प्रोस्पेक्टस या इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम निकाल के, तो जब भी प्राइवेट प्लेसमेंट भी करेंगे तो प्रोस्पेक्टस में और इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किसी ना किसी नाम से इनको निकालना पड़ेगा। उसमें सारी मेजर डिटेल्स जैसी पब्लिक इशू के टाइम पे होती हैं, वो मेजर उस तरह की सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर देनी होंगी। ओके, और ये जो है प्राइवेट फंड लिस्ट भी हो सकता है। लिस्टिंग ऑफ AIF इज परमिटेड, लिस्टिंग हो सकती है, लेकिन ये लिस्टिंग कब होगी? लिस्टिंग होगी इसकी आफ्टर क्लोज ऑफ फंड। जब फंड क्लोज हो जाएगा, पूरा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, आफ्टर क्लोज ऑफ फंड इसकी लिस्टिंग हो सकती है। ओके, क्लोज मतलब फाइनल क्लोज ऑफ, जो फाइनल क्लोजिंग हो जाएगी तब इसका लिस्टिंग हो सकती है। ओके, अब इस फंड को मैनेज करने के लिए इसके लिए क्या होते हैं? इसमें होते हैं मैनेजर, होते हैं स्पॉन्सर, होते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड के अंदर ट्रस्ट होता है, इसी तरह इसके अंदर मैनेजर स्पॉन्सर्स होते हैं जो इसको मैनेज करते हैं। तो इसमें क्या होता है? मैनेजर्स होते हैं और स्पॉन्सर्स, मैनेजर्स एंड स्पॉन्सर्स। ओके, ये मेंटेन करते हैं इसके रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स,
statement and comply all legal formalities. और ये even after 5 years of the close, और इन किताबों को रखा जाता है 5 साल तक, even 5 years after close and winding up. जब फंड बंद, सारा पैसा चुक जाता है, सब कुछ क्लोज हो जाता है, बाइंड हो जाता है फंड, तब भी उसके बाद भी 5 साल तक फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years इसकी किताबें रखनी पड़ती हैं। ठीक है, इसकी किताबें कब तक रखनी पड़ती हैं? तब तक क्लोज हो जाने के बाद भी 5 years तक। ओके, तो ये हमारा अल्टरनेटिव फंड है। अब इसकी एक सब कैटेगरी होती है, एंजल फंड। इसकी सब कैटेगरी कौन सी होती है? एंजल फंड। ओके, ये जो एंजल फंड है, ये फंड बिल्कुल जो न्यू आइडियाज होते हैं, इन्वेंशंस होती हैं, इनोवेशन होती हैं, which were never tried before. उनमें पैसा लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो एंजल फंड होते हैं, ये भी आजकल अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की कैटेगरी में आते हैं। ओके, अब हम आपको ये इनकी कैटेगरी बताते हैं। ये जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की कई कैटेगरी होती है, वो कैटेगरी क्या क्या है ये आप समझिए। ओके, तो आप समझिए कैटेगरीज ऑफ AIF। हाँ जी, कैटेगरीज क्या क्या है? 3 तरह के होते हैं, 3 कैटेगरी है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। कैटेगरी 3 3 कैटेगरी के होते हैं। ये जो कैटेगरी 1 वाले हैं, ये दीज आर exempt अंडर सेक्शन 1023 BF ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स में ये वेंचर कैपिटल फंड की जो इनकम है और ये सब एग्जेम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 1020, लेकिन ओनली कैटेगरी 1 की। इनको पास थ्रू स्टेटस दिया हुआ है, लेकिन कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 ये एग्जेम्प्ट नहीं होती है। ओके, कैटेगरी 1 में क्या क्या होते हैं? जो फंडिंग वेंचर फंड जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं फॉर स्टार्टअप, जो नए वेंचर्स स्टार्ट होते हैं उनके लिए पैसा, सोशल प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है,
समाज सेवा के जो प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे स्वच्छता अभियान हो गया, आप ये समझ लिए कि कोई शौचालय बनाने के होंगे, जो भी सोशल से रिलेटेड हो गए। उसके अलावा जो फंड देते हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज को जो फाइनेंसिंग करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, गवर्नमेंट के की जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की जो स्कीम है, इकोनॉमिक वीकर्स के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ये फाइनेंसिंग करते हैं। ये सब 1023 BF में ये वाले एग्जाम्प्ट होते हैं। ओके, कैटेगरी थर्ड में जो है वो आते हैं डाइवर्स ट्रेडिंग फंड। जो डाइवर्स ट्रेडिंग फंड्स होते हैं लाइक हेज फंड्स, ये सारे जो फंड्स हैं ये आते कैटेगरी थर्ड में। और कैटेगरी थर्ड में रिमेनिंग का मतलब द फंड्स which are not covered by funds not covered in first or second। ये कैटेगरी है, ठीक है। ये तीन तरह की कैटेगरी है। एक पानी की बोतल लेंगे। तीन तरह की कैटेगरीज के फंड है। ओके, तो कैटेगरी का वन वाले आपने जनरली समझे क्या, ये स्टार्टअप हो गए, सोशल हो गए, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के फंड हो गए, गवर्नमेंट इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस वाले हो गए। ओके, तो कैटेगरी वन के अंदर स्टार्टअप, सोशल, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिकल एंड वीकर सेक्शंस। कैटेगरी थ्री के अंदर जो डाइवर्स टाइप के फंड्स होते हैं, हेज फंड्स, जो डाइवर्स ट्रेडिंग का ये जो है ये फंड्स इसके अंदर आते हैं। ओके, जो ना इसमें आते ना इसमें होते वो जो रिमेनिंग फंड है, रिमेनिंग फंड्स, ये कैटेगरी सेकंड के अंदर। ओके, तो ये बात समझ में आई इस चार्ट से। इससे आपको अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की अलग अलग कैटेगरीज पता लगी। ओके, अब मैं इनकी कुछ और स्पेसिफिक फीचर्स हैं अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के, उन फीचर्स को आपको बताता हूं। हाँ जी, और क्या क्या फीचर्स हैं। हाँ, अब आ जाइए नेक्स्ट, अदर सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ अल्टरनेटिव
इन्वेस्टमेंट फंड। तो इनके अदर सिग्निफिकेंट फीचर्स क्या क्या है? सबसे पहला, दे कैन रेज फंड, ये कहां से फंड रेज कर सकते हैं? ये रेज कर सकते हैं इंडिविजुअल से, ये फॉरेन से फंड इकट्ठा कर सकते हैं, और इंडिविजुअल रेजिडेंट से, फॉरेन, एनआरआई, इन सबसे ये फंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक फंड का कम से कम मिनिमम को और इक्वल टू 20 करोड़, कम से कम कॉर्पस 20 करोड़ होना जरूरी है। कम से कम कितना जरूरी है? 20 करोड़, 20 करोड़ रुपए कम से कम होना चाहिए। ओके, कि एक सिंगल आदमी से दे कांट एक्सेप्ट लेस देन 1 करोड़, यानी सिंगली जो इन्वेस्टर्स होगा कम से कम 1 करोड़ वाला इन्वेस्टर्स होना चाहिए। ओके, केवल जो इसके एम्प्लॉई हैं फंड के, या जो डायरेक्टर हैं, या जो मैनेजर हैं, इनको छूट दी गई है कि ये 25 लाख तक, कम से कम 25 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लोगों के लिए कम से कम लिमिट है अब जो और कंडीशंस हैं, जो एम्प्लॉय मैनेजर्स हैं, इनकी कम से कम सबकी मिला के 2.5% होल्डिंग और 5 करोड़ रुपीज, और रुपीज 5 करोड़ रुपए कम से कम इनकी 2.5% होनी चाहिए। ठीक है, मतलब बाकी पब्लिक का फंड करने के लिए जो खुद एम्प्लॉय मैनेजर स्पॉन्सर है, फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी वाले, तो उनकी इतनी होनी चाहिए। और अगर ये फंड थर्ड कैटेगरी का है, हेज फंड टाइप के डाइवर्स फंड है, तो इनका कम से कम कंट्रीब्यूशन 5% और रुपीज 10 करोड़ रुपए। तो जो खुद स्पॉन्सर मैनेजर हैं, जो फंड बना रहे हैं, अगर वो फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी के फंड है, तो कम से कम उनका टोटल फंड का 2.5 करोड़ और 5 करोड़ रुपए, विच एवरेज लोअर, इन दोनों में से जो भी लोअर हो, यानी विच एवरेज लोअर। ऐसे जो कैटेगरी थर्ड वाले हैं, इन दोनों में विच एवरेज लोअर, जो भी कम हो, 5% और 5% और रुपीज 10 करोड़, इतना कम से कम लगाना होगा जो लोग मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ इन लोगों को डिस्क्लोज करना होगा मैनेजर को कितना फंड लगा लें, इस कैटेगरी में भी, इस कैटेगरी में भी, दोनों कैटेगरी में टोटल डिस्क्लोज करना होगा कि हमारा इतना फंड है। ये नहीं कि खुद का कुछ लगाए नहीं, पब्लिक से। ओके, उसके अलावा अगर ये जो है कंपनी के रूप में फॉर्म हुई है, तो सारे प्रोविजन, ऑल प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड रूल्स 2014, ये इनको कंप्लाई करने होंगे। ठीक है, अगर ये कंपनी के रूप में बना है अल्टरनेटिव इन्वेस्ट फंड,
तो इसको कंपनीज एक्ट के सारे रूल्स फॉलो करने होंगे। तो बात ये समझ में आ गई कैसे ये फंड कलेक्ट कर सकते हैं, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। अब हमें ये समझना है कि ये जो फंड कलेक्ट किया ये कैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसका ये रेगुलेशन क्या कहती है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। हाँ जी, कॉपी भी कर लिया। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट की क्या कंडीशंस है, ठीक है। अब हम समझते हैं इन्वेस्टमेंट कंडीशंस। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट कंडीशंस। इन्वेस्टमेंट की रेगुलेशंस क्या क्या हैं, ये अब हम समझते हैं। हाँ जी, ये जो अल्टरनेटिव फंड है कैसे कैसे इन्वेस्ट करेगा। ये कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है, इंडिया में भी इन्वेस्ट कर सकता है, फॉरेन में भी कर सकता है। लेकिन अगर ये फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट करता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, तो क्या करना है, इसको आरबीआई और फेमा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड फेमा की जो भी फॉर्मेलिटी है, कंप्लायंस है, उन सबको कंप्लाई करके ही ये इन्वेस्टमेंट फंड फॉरेन में इन्वेस्ट कर सकता है। तो दोनों को रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के प्रोविजंस हैं, उन सबको आपको कंप्लाई करना है। अब अगर कोई जो इसके मैनेजर हैं, स्पॉन्सर हैं, उनको या उनकी रिलेटेड कंपनीज को या उनकी एसोसिएटेड पर्सन, रिलेटेड पर्संस को, एसोसिएटेड कंपनीज को, या एनी कंपनी इन विच दे हैव इंटरेस्ट और ओनरशिप, ऐसी कंपनियों को, अगर ऐसी एंटिटीज को अगर फंड देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो इसमें ये देखना पड़ेगा ट्रांसफर प्राइसिंग की तरह कि भाई जो स्कीम है कहीं उनको मोर फेवरेबल तो नहीं है, तो इनको नॉट मोर फेवरेबल देन अदर दिखाई दे रहा है, यानी इनको भी सेम कंडीशंस पे देना है, सेम टर्म्स पे, ठीक है, नॉट ऑन फेवरेबल टर्म्स। इनको ऐसा नहीं है कि हम औरों को तो दे रहे हैं 18% पे और इनको दे दें 15% पे, ठीक है। जो भी टर्म्स हैं जो औरों के लिए हैं वही मैनेजर स्पॉन्सर्स को, ठीक है। एक पर्टिकुलर कंपनी को
टोटल फंड के 25% से ज्यादा नहीं, टू वन एंटिटी। एक एंटिटी को आप मैक्सिमम 25% ऑफ द टोटल फंड, जितना हमारा कॉर्पस है, वो ऐसा नहीं कि सारा का सारा एक ही ग्रुप को, एक ही कंपनी को दे दिया, एक कंपनी को 25%। ओके, और एसोसिएटेड कंपनीज में लेस देन 75%। जो एसोसिएटेड कंपनी है, ठीक है, उन कंपनीज में ये टोटल 75%। ओके, अब उसके बाद ही फंड बच जाता है, उसके बाद भी फंड सरप्लस या अनइन्वेस्टेड और अनयूज्ड फंड होता है। अनयूज्ड फंड तो उसको हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? तो ये हम इन्वेस्ट करेंगे लिक्विड सिक्योरिटीज एंड लिक्विड फंड्स ऑफ रेपुटेड म्यूचुअल फंड। तो जो म्यूचुअल फंड्स हैं, उनकी लिक्विड, हाईली लिक्विड जो सिक्योरिटीज हैं, ओके, और ये जो म्यूचुअल फंड, अदर फंड may act as nominated investors। ये नॉमिनेटेड इन्वेस्टर्स की तरह भी काम कर सकते हैं। ओके, तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बताया। जो लेटेस्ट, हालांकि वेंचर कैपिटल फंड के बारे में जनरल आइडिया मैं आपको दूंगा, लेकिन ये मैंने आपको बताया इसलिए कि व्हाट एवर चेंजेस इन द लेटेस्ट चेंजेस जो हुए हैं और जो वेंचर कैपिटल का रिपील हुआ है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में जो इसके कंटिन्यूस में ही आपको मिलेगा, उसमें आपको वेंचर कैपिटल फंड्स के बारे में भी आपको बताया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो इसमें, यू कैन आस्क मी। इसमें क्या क्या, बेसिकली नाम बदल गया है और स्कोप बदल गया है, एरिया बदल गया है, चेंजेज हुए हैं, और चेंजेज केवल कॉस्मेटिक चेंजेज नहीं है, चेंजेस काफी सिग्निफिकेंट चेंजेस इसके अंदर किए गए हैं। ओके, हाँ जी, बात आती है समझ में? ये हाँ बेटे, वो पुराना जो वेंचर का है,
जनरल कंसेप्ट वेंचर कैपिटल का वो तो आपको समझना ही पड़ेगा। ये केवल इसकी रेगुलेशंस हैं, आखिर में वेंचर फंड होता क्या है, वेंचर के बारे में, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये केवल क्योंकि लेटेस्ट है और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड पहले आपने नाम सुना भी नहीं होगा, और क्या इसकी रेगुलेशंस है ये आपको बताएं। ओके, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए वरदान है, ऐसा एक फंड दैट इज वेंचर कैपिटल फंड, जिसके द्वारा न्यू एंटरप्रेन्योर्स, एमबीए, आईआईटी ग्रेजुएट्स, ठीक है, फंडिंग करते होती है। वो है वेंचर कैपिटलिस्ट फंड। वो क्या है? वेंचर कैपिटल फंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यू वेंचर्स के लिए, पर्टिकुलरली आईटी में और अदर लाइक। तो ये आज हम स्टडी करेंगे रिगार्डिंग वेंचर कैपिटल फंड्स। तो ये होते क्या है, इसका मतलब क्या है, ये कंसेप्ट क्या है, कब बना, क्यों बना, कैसे बना, ये सब हम वेंचर कैपिटलिस्ट फंड के बारे में समझेंगे कि ये होता क्या है। ये बेसिकली जिस तरह हमने म्यूचुअल फंड बताया था, ये भी वेंचर कैपिटल फंड एक ट्रस्ट होता है। ये क्या होता है? ये ट्रस्ट होता है, लेकिन ये कंपनी भी हो सकता है, जबकि म्यूचुअल फंड क्या था, केवल ट्रस्ट हो सकता है, जबकि ये वेंचर कैपिटल फंड या तो ट्रस्ट हो सकता है या कंपनी हो सकता है। और ये मनी जो रेज करता है, ये मनी जो रेज करता है, मनी रेजिंग कैसे होती है, इसकी मनी थ्रू लोन्स, मनी रेज होती है थ्रू लोन्स, डोनेशंस, सिक्योरिटीज, थ्रू लोन्स, डोनेशंस, ओके, सिक्योरिटीज और यूनिट्स। जैसे म्यूचुअल फंड में केवल यूनिट्स होती थी, ये सिक्योरिटीज के थ्रू, डोनेशंस के थ्रू या लोन्स के थ्रू फंड, ठीक है। तो ये जो फंड जो रेज करता है, इस फंड को ये इन्वेस्ट करता है या डिप्लॉय करता है कहां पर? जो न्यू स्टार्टअप होते हैं, इन न्यू स्टार्टअप बाय टेक्नो एंटरप्रेन्योर्स, जो टेक्नो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनके द्वारा जो नए टेक्निक सेटअप होते हैं, इसके लिए इस फंड को, ठीक है। तो ये जनरली वेंचर का मतलब ही क्या है? न्यू एंड रिस्की या एक्सपेरिमेंटल इनिशिएटिव्स, इस तरह के स्टार्टअप के लिए ये जो वेंचर कैपिटल्स हैं फाइनेंस करते हैं, ओके। कि यदि जो टेक्नो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जिनके पास डू नॉट हैव कैपिटल रिसोर्सेज, जिनके पास आइडिया तो है लेकिन कैपिटल नहीं है, उन टेक्निकल एक्सपर्ट्स के लिए ये वेंचर्स कैपिटल फंड्स होते हैं, ठीक है। न्यू एक्सपेरिमेंटल, या आप ये कहते हैं अनट्राइड
टेक्नोलॉजीज, नई एंड अनट्राइड टेक्नोलॉजी, जैसे वेबसाइट हो गई, डॉट हो गई, मोबाइल एप्स हो गए, न्यू न्यू टेक्निक्स हो गई। बेसिकली वेंचर कैपिटल इस तरह के प्रोजेक्ट्स में, और नए सेगमेंट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हो गई, सोलर हो गई। ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं ये एज डिफरेंट होते हैं एज कंपेयर टू अदर फाइनेंस और बैंक कंपनीज। ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं दे आर जनरली नॉलेजेबल एंड एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स। ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं दे आर knowledgeable and experienced। ये knowledgeable and experienced होते हैं। knowledgeable, experienced and also sophisticated जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये इस तरह के वेंचर कैपिटल्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना। क्योंकि ये लोग नॉलेज के बेसिस पे हायर रिस्क लेकर हायर गेन अचीव करने में विश्वास रखते हैं। तो इन दिस प्रोजेक्ट हायर रिस्क होती है, साथ ही साथ हायर गेन होता है वेंचर कैपिटल फंड्स के, ठीक है। क्योंकि यदि प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाता है तो बहुत ही एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, अंधाधुन प्रॉफिट होता है। तो इसलिए वेंचर कैपिटलिस्ट रिस्क लेते हैं। तो इसका पर्पज क्या होता है कि ये शॉर्टर इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के अंदर शॉर्टर टर्म्स में ज्यादा प्रॉफिट। पर्पज क्या है कि शॉर्टर टर्म्स में इस तरह के प्रोजेक्ट्स में जो इनोवेटिव प्रोजेक्ट होते हैं, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स में शॉर्टर टर्म में मैक्सिमम गेन, शॉर्टर टर्म में मैक्सिमम गेन, इस फिलॉसफी पे ये चलते हैं वेंचर कैपिटल फंड। ओके, तो हिंदुस्तान में TDICI, RSTC, ये दो मेन पब्लिक सेक्टर वेंचर कैपिटलिस्ट हैं। और ICICI वेंचर एंड क्रेडिट कैपिटल वेंचर, ये प्राइवेट वेंचर कैपिटलिस्ट हैं। ये दो तरह के वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जो इन TDICI की फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, हाँ जी, इसका नाम है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ
इंडिया टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया, और आरएसटीसी का नाम है रिस्क आरएसटीसी का आरसीटीसी है, ये है रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी कारपोरेशन। ये वेंचर कैपिटल बेसिकली जो फंड्स हैं ये नए नए प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, ठीक है, या नए वेंचर कैपिटलिस्ट या नई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये जो अनट्राइड एरिया हैं जिसके अंदर कुछ टेक्नोलॉजी सेवी लोग हैं जिनके पास फंड्स की कमी है, उनके लिए ये वेंचर कैपिटल फंड्स उन लोगों को फाइनेंसिंग करते हैं। ये जो इंडिया के अलावा कुछ ऑफशोर फंड्स भी हैं, ये हमने समझा कुछ वेंचर कैपिटल फंड्स के बारे में। तो ये जो फंड्स थे वो इंडियन फंड्स थे, उसके अलावा कुछ ऑफशोर फंड्स भी हैं वेंचर कैपिटलिस्ट फंड, उनके बारे में हम जानेंगे। वो ऑफशोर वेंचर कैपिटल फंड्स क्या क्या हैं ये हम समझते हैं। अब हम समझेंगे क्या ऑफशोर वेंचर फंड्स। तो ऑफशोर वेंचर फंड्स क्या क्या हैं इनके बारे में हम समझते हैं। ऑफशोर वेंचर फंड्स ऑफशोर क्या है, जो आउटसाइड इंडिया के कुछ फंड्स हैं। ये एफआईपीबी यानी एफआईपीबी है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है गवर्नमेंट का ऑफ इंडिया का, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है। इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की परमिशन से दे कैन इन्वेस्ट फंड्स इन इंडिया। ओके, तो वेंचर कैपिटल फंड में क्या क्या है, ऑफशोर वेंचर फंड्स हैं। ये ऑफशोर वेंचर फंड आउटसाइड इंडिया के हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की परमिशन से ये इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए इंडिया से बाहर भी बहुत सारे, क्योंकि आपको पता है जितना इंडिया में फंड्स की कॉस्ट है, फंड्स महंगा है, आउटसाइड इंडिया ये फंड्स काफी सस्ता अवेलेबल है। तो इस काम के लिए जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड ऑफशोर वेंचर फंड्स हैं जो इंडिया में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट करती है। अब हमें अब ये जो वेंचर कैपिटल फंड है इंडिया में, जो भी पर्सन वेंचर कैपिटल फंड का काम इंडिया में करना चाहता है या जो भी कंपनी करना चाहती है, उस वेंचर कैपिटल फंड्स को इंडिया में सेबी से रजिस्टर्ड होना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, he has to register himself or themselves
with the SEBI. तो SEBI से registration is mandatory for the venture capitalist fund. समझ में आया? यस. तो जो भी वेंचर कैपिटलिस्ट फंड है उसको SEBI से रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी. तो इसका प्रोसीजर क्या है? तो अब हम समझेंगे प्रोसीजर फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट. प्रोसीजर फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट. प्रोसीजर क्या है फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये हमें समझना है. कि जो प्रोसीजर क्या होगा फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू रजिस्टर अस एज ए वेंचर कैपिटल. ठीक है. तो सबसे पहले प्रोसीजर क्या है? एक एप्लीकेशन देनी होगी. एप्लीकेशन जो SEBI की एज पर SEBI प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के अंदर. ठीक है. उसके बाद में क्या होगा? ठीक है. SEBI एप्लीकेशन को साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से यदि प्राइमा फेसी एग्री होगी तो वो रिक्वायर करेगी रिक्विजिशन फॉर फीस. तो जो रजिस्ट्रेशन फीस है उसको जमा कराने को कहेगी कि आप जो है रिक्विजिशन फीस जमा करा दीजिए. ओके. और रजिस्ट्रेशन फीस लेने के बाद में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट कर देगा. सर्टिफिकेट विल बी ग्रांटेड. ओके. तो इसके बाद में क्या होगा? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट कर दिया जाएगा. ठीक है. जब भी ये रजिस्ट्रेशन किया जाएगा तो वेंचर कैपिटलिस्ट को SEBI के रूल्स को अवॉइड करना होगा. SEBI के जो रूल्स हैं उनको अवॉइड करेगी. साथ ही साथ नो अदर एक्शन. SEBI कोई भी अदर एक्शन, जो कोई भी अदर काम, अदर एक्शन मीन्स अदर बिजनेस, जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वेंचर कैपिटलिस्ट के अलावा कोई दूसरा बिजनेस नहीं कर सकता. उसको यही सेम बिजनेस करना होगा. ओके. और अगर
इसके बाद भी सेबी अगर सेटिस्फाइड नहीं होती है, सेबी इफ नॉट सेटिस्फाइड, तो विद इन 30 डेज एप्लीकेशन रिजेक्शन की इंफॉर्मेशन एप्लीकेंट को भेज देगी। या तो वो एक्सेप्ट कर देगी और या फिर, ठीक है, और यदि जिसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई वो किसी भी फॉर्म में किसी भी तरह का वेंचर कैपिटलिस्ट का काम कर नहीं सकते, ठीक है। विदाउट सेबी की परमिशन ही इज नॉट अलाउड टू डू वर्क एज ए वेंचर कैपिटलिस्ट। ओके, तो ये आप नोट कीजिए। उसके बाद में कुछ और वेंचर कैपिटलिस्ट से रिलेटेड प्रोविजंस हम आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। थी ना तो बहुत शोर हो रहा था, सुनाई नहीं दे रहा था। हाँ बोल। हेलो, हाँ, हाँ, तो मैथमेटिक्स के मार्क्स कर लिए एक्स और इंग्लिश की कर लिए कितने हैं टोटल 30। नहीं वाई नहीं, एक ही उसमें रहना चाहिए। टोटल दोनों के मार्क्स का कितने हैं 30 ना, तो इंग्लिश मार्क्स के 30 माइनस 1। हाँ जी फ्रेंड्स, तो हम कंटिन्यू कर रहे थे वेंचर कैपिटल पर। अब हम देखेंगे रेजिंग ऑफ मनी बाय वेंचर कैपिटलिस्ट, वेंचर कैपिटल फंड। तो वेंचर कैपिटल कैसे, वेंचर कैपिटल में हमने बताया ट्रस्ट भी हो सकता है और कंपनी भी हो सकती है। ट्रस्ट होगा तो क्या होगा, यूनिट इशू करेगा, तो कंपनी होगी तो शेयर्स
या कोई भी सिक्योरिटी इशू करेगा। दोनों ही केस में जिस तरह कंपनी जब इशू लाती है तो प्रोस्पेक्टस इशू करती है, या दोनों ही केस में एक प्लेसमेंट मेमोरेंडम (21 days before) या आपके बिफोर इशू फाइल करेगा। कहां करेगा? फाइल विद सेबी। अब ये जो 21 डेज बिफोर फाइल करेगा, ये सेबी इसको ओपन रखेगी ओपन फॉर पब्लिक 21 डेज के लिए। और उसके बाद भी यदि सेबी कोई अमेंडमेंट सजेस्ट करती है तो वो अमेंडमेंट कंपनी या ट्रस्ट को करना पड़ेगा। ठीक है। अब इस प्लेसमेंट मेमोरेंडम में होगा क्या क्या? इसमें होगा क्या क्या? इस प्लेसमेंट मेमोरेंडम में क्या क्या होगा ये हमें समझना है। एक होगा डिटेल्स होगी सिक्योरिटीज की या यूनिट्स की। ओके, जो ऑफर की जा रही है। डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट टू बी मेड, कितना इन्वेस्टमेंट करना है और कितनी सिक्योरिटीज मिलेंगी। ठीक है। कौन डायरेक्टर या ट्रस्टी हैं, या ट्रस्टी कंपनी के कौन डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर कौन है, ट्रस्टी कौन है, उनके बारे में डिटेल देनी होगी। ठीक है। साथ में जो अप्लाई करेंगे उन पर क्या टैक्स इम्प्लीकेशंस होगा, टैक्स इम्प्लीकेशंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैनर ऑफ सब्सक्रिप्शन, कैसे सब्सक्राइब किया जाएगा, मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या डिविडेंड, वो कैसे दिया जाएगा। ठीक है। और यदि कोई एएमसी बनाई जाती है तो एएमसी की डिटेल्स और क्या एएमसी को फीस होगी, ये सारी चीजें प्लेसमेंट मेमोरेंडम में दी जाएंगी। ये लगभग उसी तरह जिस तरह इशू निकालते समय प्रोस्पेक्टस में डिटेल दी जाती है। ओके। अब ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट है, किसी से भी, इंडियन से, फॉरेनर से, एनआरआई से और अपने एम्प्लॉय, किसी से भी इन्वेस्टमेंट करा सकता है। इन तीनों के केस में लिमिट है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5 लाख का होना चाहिए। एम्प्लॉय के केस में नो लिमिट। फंड है वो आप कहीं से भी रेज कर सकते हैं, इंडियन से, फॉरेन से, एनआरआई से, लेकिन मिनिमम अमाउंट क्या होगी, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना होगा। एक पार्टी से मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 5 लाख, लेकिन कोई एम्प्लॉई होता है उससे कोई लिमिट नहीं है। सॉरी कंफ्यूज हो गया कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट
मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है, 5 lakhs होगा, और एम्प्लॉइज के लिए देयर इज नो लिमिट। ठीक है, ये तो हो गया रेजिंग ऑफ द फंड। अब इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड का ये आपको समझ में आ गया? हाँ जी बताइए। रेजिंग ऑफ द मनी हमने बताया कि ट्रस्ट हो, कंपनी हो, ट्रस्ट के केस में यूनिट इश्यू करेगी, कंपनी के केस में शेयर्स इश्यू करेगी, लेकिन इश्यू करने से पहले उसको एक प्लेसमेंट मेमोरेंडम फाइल करना पड़ेगा एटलीस्ट 21 days बिफोर इश्यू टू द सेबी। सेबी इसको 21 days के लिए ओपन रखेगी। ठीक है, उसके बाद में यदि सेबी को लगता है कोई, ठीक है, कोई यदि अमेंडमेंट करना है तो अमेंडमेंट करना होगा, उसी के बाद में इश्यू कर सकती है सिक्योरिटीज और यूनिट वेंचर कैपिटल फंड। ठीक है, इस प्लेसमेंट मेमोरेंडम में होगा क्या, डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटीज यूनिट होगी, कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, डायरेक्टर कौन है कंपनी केस में, ट्रस्ट के केस में ट्रस्टी कौन है, टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या होगा, किस तरह सब्सक्राइब किया जाएगा, क्या मैनर होगा, और जब भी उसका प्रॉफिट या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसका क्या मैनर होगा, क्या कोई एएमसी बनाई गई है, अगर बनाई गई है तो उसको क्या फीस देनी होगी, ये सब कुछ प्लेसमेंट मेमोरेंडम में लिखना होगा। अब हम समझते हैं कि ये जो मनी रेज किया वेंचर कैपिटलिस्ट ने, इसका इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। तो अब हमें समझना है इन्वेस्टमेंट ऑफ वेंचर कैपिटल फंड, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी बाय वेंचर कैपिटलिस्ट, वेंचर कैपिटल फंड। अब आ जाइए इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी बाय वेंचर, इन्वेस्ट कैसे करेगी, इसका क्या क्राइटेरिया है। तो इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। सबसे पहले रेस्ट्रिक्शंस है कि ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट है कोई फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, जो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है इसकी इक्विटी में नो इन्वेस्टमेंट, यानी वो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकती, टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग एटसेट्रा में कर सकती है। ओके, इसी तरह सिक कंपनी में और फाइनेंशियल वीक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकती, नो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सिक और फाइनेंस और वीक कंपनी में नहीं कर सकती। ठीक है, और इन्हीं कंपनियों को इन एनी अदर वे, किसी भी अदर वे में, ये तो इन दोनों की इक्विटी के इन्वेस्टमेंट की बात है, साथ ही इन एनी अदर वे इक्विटी के अलावा भी इन लोगों को फाइनेंस नहीं कर सकती। ये रेस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट है उससे कंपनी मरी हुई कंपनी में नहीं करनी, उसको काम क्या करना है, शुरुआत के केसेस में उसको स्टार्टअप में करना है, नॉट टू रिवाइव द सिक कंपनी। ओके, अब हम समझेंगे वाइंडिंग अप। शुरुआत कर दी, बन गया, रजिस्टर हो गया, अब हर एक का टाइम आता है
अब हम आ रहे हैं बाइंडिंग अप ऑफ वेंचर कैपिटल फंड। तो बाइंडिंग अप का क्या प्रोसीजर होगा? बाइंडिंग अप ऑफ वेंचर कैपिटल, तो बाइंडिंग अप का क्या प्रोसीजर है? तो ट्रस्ट का वाइंड अप कैसे होगा और कंपनी का वाइंड अप तो जो भी एज पर प्रोसीजर अंडर कंपनीज एक्ट 2013 जो भी प्रोवाइड करेगा उसके हिसाब से होगा। ट्रस्ट के केस में या तो जो है स्कीम का कोई पीरियड हो, स्कीम का पीरियड हो वो ओवर हो गया हो, या तो स्कीम का पीरियड ओवर हो गया हो, या ट्रस्टीज फील करते हो कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर बाइंड अप होना चाहिए, या 75% इन्वेस्टर्स बाइंडिंग अप पास करता है, या सेबी कहती है बाइंड अप कर दीजिए। इन चारों केसेस में ये बाइंडिंग अप प्रोसीजर हो जाएगा। समझ में आया? यदि स्कीम का पीरियड खत्म हो गया या लगता है कि अब स्कीम चलाने से कोई फायदा नहीं है, इन्वेस्टर्स के हित में ये स्कीम बंद कर देनी चाहिए, ये 75% ऑफ द इन्वेस्टर्स एक रेजोल्यूशन पास करते हैं और ट्रस्टीज को देते हैं कि स्कीम को क्लोज कर देनी चाहिए, या सेबी डायरेक्ट करती है स्कीम बंद करने को, इसमें बाइंड अप हो जाएगा। कंपनी के केस में जो भी कंपनी एक्ट 2013 का बाइंडिंग अप का प्रोसीजर है, दैट प्रोसीजर इज टू बी फॉलोड। अब इस बाइंडिंग बीसी के अंदर 3 प्रोसेस होती हैं। एक तो होता है इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर में क्या होता है, जो हार्ड कोर टेक्नोक्रेट होता है, जो वर्क करता है विद एन एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस आइडिया के लिए, इसको कहते हैं इंक्यूबेटर, यानी जो आइडिया का बीज बोता है, ये समझ लीजिए। उसके बाद में होता है एंजल। एंजल में क्या है, जो एक्सपीरियंस इंडस्ट्री का आदमी होता है, वो 1 से 3 मिलियन $US का इन्वेस्टमेंट करता है कि इसको सींचने के लिए, पौधे को सींचने के लिए। और उसके बाद में प्राइवेट इक्विटी होती है, जो कि हार्डकोर फाइनेंशियल प्रोफेशनल होता है, जो इसका फाइनेंशियल गेन लेने के लिए उसको बढ़ाता है काफी आगे तक, जिससे कि उसको अल्टीमेटली फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल बनाया जा सके
और अल्टीमेटली ये बाई थ्रू पब्लिक इशू इसको पब्लिक को सौंपा जा सके। ये 3 स्टेज होती हैं, इंक्यूबेटर, एंजल एंड प्राइवेट इक्विटी। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा थोड़ा आपको वेंचर कैपिटल के बारे में बताया। ठीक है, तो फिर ओके, तो हम नेक्स्ट चैप्टर में लेंगे, आपको थोड़ा कुछ और बताएंगे। तो इसी के साथ में ये वेंचर कैपिटलिस्ट का चैप्टर मेरे ख्याल से इतनी नॉलेज आपके लिए जरूरी है इस CS एग्जीक्यूटिव एग्जाम के लिए। इसको ढंग से सुनना है और अपने नोट्स बना लेने हैं और उनको एग्जाम टाइम पर रिवाइज करना है। थैंक यू वेरी मच।